नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच रेडिएशन डोज वुड डिपॉजिट मोर एनर्जी इन द बॉडी, 10 मिलीग्रे टू द हैंड और 1 मिलीग्रे डोज टू द एंटायर बॉडी। कहता है कि किस केस में बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी डिपॉजिट होगी, कि अगर हम 10 मिलीग्रे डोज दें हैंड को तब, या 1 मिलीग्रे डोज दें पूरी इंटायर बॉडी को तब जो हमारे पास है वो ज़्यादा एनर्जी डिपॉजिट होगी। मतलब इन दोनों केसेस में किस केस में ज़्यादा एनर्जी डिपॉजिट होगी। अब अगर आप डोज का फार्मूला देखें तो वो क्या है, एनर्जी पर यूनिट मैस, कि एक सर्टेन मैस से कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है, ये हमारे पास क्या होती है, डोज होती है। कि देखिए अगर हमारे ऊपर रेडिएशंस पड़ रही हैं, रेडिएशन पड़ रही हैं तो ज़ाहिर रेडिएशन एब्जॉर्ब भी होंगी बॉडी में, ठीक है। तो उसको हम एक टर्म जो डोज है उससे हम मेजर करते हैं कि बॉडी ने कितनी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। तो इस वजह से एनर्जी पर यूनिट मैस यानी कितनी बॉडी के जो सर्टेन मैस है उसने कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है जब उस पर रेडिएशंस पड़ी हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डोज। अब डोज की यूनिट होती है 1 ग्रे, 1 ग्रे। और 1 ग्रे किसके इक्वल होता है, एनर्जी की यूनिट जूल और मैस की यूनिट किलोग्राम, ऊपर जाके पर किलोग्राम बन जाएगी, तो जूल पर किलोग्राम ये 1 ग्रे के इक्वल होता है। अब वो कह रहा है कि 10 मिलीग्रे जो हमारे पास डोज है वो हम हैंड को दे रहे हैं, ठीक है, हाथ को, तो कितनी बनेगी 10 मिली जूल पर किलोग्राम। और अगर 1 मिलीग्रे पूरी इंटायर बॉडी को दे रहे हैं तो 1 मिली जूल पर किलोग्राम। अब अगर आप इस फार्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज करें, मैस को उठाकर उधर ले जाएं तो क्या बन जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू डोज इनटू मैस, एनर्जी इज इक्वल टू डोज इनटू मैस, मैस को उठाकर उधर ले जाना है। यहां से हमें पता चलता है कि अगर मैस जितना ज्यादा होगा एनर्जी उतनी ज्यादा डिपॉजिट होगी। अब देखिए गौर से सुनना है, देखिए यहां से मैं बहुत सारी रेडिएशन फेंक रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, यहां से बहुत सारी रेडिएशन फेंक रहा हूं, आगे मैंने हाथ रख दिया तो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, या वहाँ से बहुत सारी रेडिएशन आ रही है और मैं खुद ऐसे पूरा आगे खड़ा हो गया तो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। भाई हाथ की अगर हम बात करें तो छोटू सा मैस है और ऐसे मैंने रेडिएशन के आगे रखा तो छोटी सी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, थोड़ी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं खुद ऐसे पूरा आगे रेडिएशन के आगे खड़ा हो जाऊँ तो पूरी बॉडी में वो एनर्जी ज़ाहिर एब्जॉर्ब होगी, तो इस केस में एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी जब इंटायर बॉडी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैस जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, मैस ऑफ बॉडी इज मच ग्रेटर देन हैंड, मैस ऑफ बॉडी इज मच ग्रेटर देन हैंड, सो इन सेकंड केस मोर एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब, यानी सेकंड केस में ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब होगी जब हम पूरी इंटायर बॉडी की बात कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज रेडियो एक्टिव ट्रेसर, डिस्क्राइब वन एप्लीकेशन ईच इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। कि रेडियो एक्टिव ट्रेसर क्या होते हैं। देखिए रेडियो एक्टिव ट्रेसर हम कहते हैं कि हम किसी भी चीज़ को अगर हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के जरिए से ट्रेस कर सके, ठीक है, हमने ट्रेसर टेक्निक पढ़ के आ चुके हैं। अब रेडियो एक्टिव ट्रेसर यानी रेडियो आइसोटोप अगर हम बॉडी के अंदर लेके जाएं तो ये नॉर्मल आइसोटोप की तरह वर्क करेंगे, लेकिन इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कम है वो हम पता चला सकते हैं। आप किस तरह से पता चला सकते हैं वो 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेडिसिन में, कि मेडिसिन में किस तरह रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स यूज़ होते हैं। अब मेडिसिन में क्या होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल मेडिसिन में रेडियो एक्टिव आइसोटोप को मिला दें तो मेडिसिन हम खाएंगे। अब जहाँ जहाँ से रेडियो एक्टिव आइसोटोप गुजरेगा, याद रखिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जो रेडिएशंस को एमिट करते हैं। तो जहाँ जहाँ से वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स गुजरेंगे वहाँ से रेडिएशन एमिट करेंगे, तो यहाँ पर हम रेडिएशन डिटेक्टर लगाएंगे और वहाँ से देखेंगे कि कितनी रेडिएशंस आ रही हैं। तो यहाँ से गुजरा, यहाँ पर रेडिएशन आई, यहाँ से गुजरा, यहाँ पर रेडिएशन डिटेक्ट हुई। तो इस तरह से हम यानी बॉडी को ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से गुजरा उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ से वो ट्रेसर निकला है। एग्रीकल्चर में किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। देखिए अगर हमें देखना हो कि कौन से पौधे को कितनी खाद की ज़रूरत है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ये रेडियो एक्टिव ट्रेसर। अब क्या करते हैं, ये अगर हमारे पास प्लांट है तो फर्टिलाइज़र में हम क्या मिला देंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मिला देंगे, ठीक है। अब फर्टिलाइज़र के साथ साथ रेडियो आइसोटोप्स इस प्लांट के अंदर जाएंगे और जहाँ जहाँ से इस प्लांट में से गुजरेंगे वहाँ से वो रेडिएशंस एमिट होती जाएंगी। तो यहाँ से हम रेडिएशन डिटेक्टर से उसको नोट कर लेंगे कि कहाँ से कितनी रेडिएशंस हमें मिलती आई हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस प्लांट को कितनी रेडिएशन कितने फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। काफ़ी डिटेल से इसके भी टॉपिक में बात कर चुके हैं।
इंडस्ट्री में कहीं पर अगर कैविटी आ जाए, कहीं पर क्रैक्स वगैरह आ जाए, तो उनको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की मदद से। ठीक है, रेडियो आइसोटोप्स को हम उसमें इंसर्ट करते हैं जहाँ से रेडिएशन ज़्यादा निकल रही है, वहाँ पर समझे क्रैक है जो आम आँख से नज़र नहीं आ रहा, तो रेडिएशन डिटेक्टर से हम देख लेते हैं अभी कहाँ से रेडिएशन ज़्यादा निकल रही हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्रैक होगा तो वो हम उसको ठीक कर सकते हैं, यानी ट्रेस करने के लिए, चीज़ों को ट्रेस करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव ट्रेसर। नेक्स्ट लास्ट इसका इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, हाउ कैन रेडियो एक्टिविटी हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कि रेडियो एक्टिविटी कैंसर के ट्रीटमेंट में किस तरह से हेल्प करती है। ठीक है, तो पहले इसका आंसर पढ़ते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या है। रेडियो एक्टिविटी विद गैमा रेज फ्रॉम कोबाल्ट 60 इज ऑफन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। द गैमा रेज आर केयरफुली फोकस्ड ऑन द मैलिग्नेंट टिश्यूज। सिमिलरली सीमी की छोटी बहन सिमिलरली हमारे टीचर कहते होते थे, रेडियो एक्टिविटी आयोडीन 131 is used in combat cancer if the thyroid gland। अच्छा, इसमें कहा गया, क्या कहा गया कि रेडियो एक्टिविटी को हम कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जो कोबाल्ट है 60 होता है, ये गैमा रेज की सोर्स होता है। ठीक है, गैमा रेज इसमें से निकलती हैं। अब हम क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल है, यहाँ पर कैंसर है, यहाँ पर कोई ट्यूमर वगैरह है, कैंसर सा बना है, मैलिग्नेंट टिश्यूज़ है, ठीक है, कैंसर टाइप, तो यहाँ से गैमा रेज को हम उस पर फॉल करवाते हैं, गैमा रेज को फॉल करवाते हैं उस ट्यूमर पे, उस कैंसर वाली जगह पे, तो वो क्या करता है, उस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर देती है। गैमा रेडिएशंस क्या करती है, उस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, यही कोबाल्ट 60 से गैमा रेज निकली, गैमा रेज को हमने जहाँ पर मैलिग्नेंट टिश्यूज थे वहाँ पर हमने उसको फोकस किया, जब वो गैमा रेज उस मैलिग्नेंट टिश्यूज पर पड़ी तो उसको डिस्ट्रॉय किया, तो इस तरह से हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हमें थायराइड ग्लैंड में डिजीज़ वगैरह है तो हम रेडियो एक्टिव यानी आयोडीन 131 के जरिए से उसका भी इलाज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गैमा रेज को मैलिग्नेंट टिश्यू पे फोकस करके उसको डिस्ट्रॉय करके हम क्या कर सकते हैं, रेडियो एक्टिविटी को यूज़ करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पर हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। तो यहाँ पर हमारी पूरी बुक के टॉपिक्स, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, ईच एंड एवरीथिंग सेकंड ईयर फिजिक्स बुक से रिलेटेड ख़त्म होती है। जस्ट 4 टॉपिक्स रह गए हैं जो हमने स्मार्ट सिलेबस के में नहीं थे। 18, 19, 20 और 21 चैप्टर में एक टॉपिक स्मार्ट सिलेबस में नहीं था। उसके अलावा पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होते हैं। तो यहाँ पर हमारी होती है हैप्पी एंडिंग। तो यहाँ पर होती है हमारी हैप्पी एंडिंग। तो थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।